आप 5 मिनट पहले मर चुके हो सकते थे। शायद एक पल में, एक ऐसे क्षण में जिसे आपने महसूस नहीं किया, कुछ घटित हो गया। फिर भी आपका मस्तिष्क, यह जटिल भौतिक मशीन जो इस समय कार्य कर रही है, अंतिम स्मृतियों को एक निरंतर चक्र में दोहराता है और चेतना की स्क्रीन पर एक संक्षिप्त फिल्म को अनंत रूप से दोहराता हुआ प्रोजेक्ट करता है। इसी कारण से आप अभी भी समय के निर्बाध प्रवाह में अस्तित्व में होने का विश्वास करते हैं। यह कोई पारंपरिक भूत की कहानी या भयानक परलोक की कथा नहीं है, बल्कि यह 20वीं शताब्दी की सबसे मौलिक और विवादास्पद वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक का तार्किक परिणाम है, जिसे बहुविश्व व्याख्या के रूप में जाना जाता है, या क्वांटम अमरता। यह हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह एक कठोर वैज्ञानिक तर्क से निकलता है। इस अवधारणा को क्वांटम यांत्रिकी के गहन विरोधाभासों को हल करने के लिए विकसित किया गया था और हाल के वर्षों में क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकियों में प्रगति से इसे मजबूती मिली है। उदाहरण के लिए 2025 वर्ष में किए गए क्वांटम कंप्यूटरों के साथ प्रयोग, जैसे गूगल के विलो चिप से जुड़े हुए, ने तरंग फलन की वास्तविकता पर बहस छेड़ दी है, यह दर्शाते हुए कि यह केवल एक गणितीय उपकरण नहीं है, बल्कि एक वास्तविक इकाई है जो बहुविश्व व्याख्या जैसी यथार्थवादी दृष्टिकोणों को प्रयोगात्मक भार प्रदान करती है। विशेष रूप से विलो चिप पर लागू क्वांटम एको एल्गोरिदम ने रसायन विज्ञान में आणविक अंतरक्रियाओं और ब्लैक होल की विशेषताओं जैसेओं का अनुकरण करने की अनुमति दी है, यह पुष्टि करते हुए कि क्वांटम सुपरपोजिशन व्यावहारिक पैमानों पर कार्य करता है और तरंग फलन एक शाखित वास्तविकता का वर्णन करती है, जो क्वांटम अमरता की धारणा को एक अतिरिक्त साक्ष्य की परत प्रदान करता है जो इसे सैद्धांतिक अनुमान से अधिक बनाती है। ये प्रगतियां 2025 के अक्टूबर में घोषित की गईं, ने एक सत्यापित क्वांटम लाभ प्रदर्शित किया, जिसमें विलो चिप ने जटिल भौतिक सिमुलेशन में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तुलना में 13,000 गुना त्वरण प्राप्त किया। यह उजागर करते हुए कि क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को 105 सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स के सिस्टम में कैसे बनाए रखा जा सकता है, इस प्रकार उन व्याख्याओं की नींव को मजबूत करते हुए जो वास्तविकता की शाखा को एक मूर्त भौतिक प्रक्रिया के रूप में देखती हैं। फिर से उस क्षण की कल्पना करें, वह पल जब ट्रक नियंत्रण खो देता है और पूरी गति से आपकी ओर आता है, हॉर्न की आवाज जो हवा को चीरती है, या वह घातक क्षण जब आप पहली बार चिकित्सकों द्वारा निदान की गई असाध्य बीमारी की तीव्र पीड़ा महसूस करते हैं। दैनिक रूप से हम जो भौतिकी की शास्त्रीय दुनिया महसूस करते हैं, उसमें परिणाम एकमात्र होता है, जीवित रहना या मरना, अस्तित्व में रहना या अस्तित्व समाप्त होना। हालांकि क्वांटम भौतिकीविद जो वास्तविकता के सबसे छोटे घटकों का अध्ययन करते हैं, अर्थात मौलिक कण जो हमारी अस्तित्व का निर्माण करते हैं, एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे दावा करते हैं कि असंख्य समानांतर ब्रह्मांडों में आपके स्वयं के वैकल्पिक संस्करण वास्तविकता में सबसे भयानक अंत सहते हैं, ट्रक के पहियों के नीचे कुचले जाना या कैंसर कोशिकाओं के आगे झुक जाना। और जिस कारण से आप अभी भी इस पाठ को पढ़ रहे हैं, जिस कारण से आप अभी भी अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, वह भाग्य का आकस्मिक चमत्कार नहीं है, बल्कि स्वयं क्वांटम यांत्रिकी द्वारा लगाई गई एक अनिवार्य शर्त है। चेतना केवल उन वास्तविकता की शाखाओं में ही टिकी रह सकती है और दर्ज की जा सकती है जहां वह जीवित रहती है। आप मृत्यु को महसूस नहीं कर सकते, आप अपनी स्वयं की समाप्ति की व्यक्तिपरक अनुभव नहीं जी सकते। आपके दृष्टिकोण से आप केवल संकुचित बचाव की एक श्रृंखला दर्ज करते हैं, ऐसे क्षण जो ऐसे डिजाइन किए गए लगते हैं जैसे ब्रह्मांड आपको सुरक्षित दरवाजों की ओर मार्गदर्शन कर रहा हो, हर बार दोहराए जाते हुए। हालांकि व्यापक वास्तविकता में
लगभग अनंत ब्रह्मांडों के समूह में आपकी अन्य संस्करण हमेशा के लिए खेल से बाहर हो गए हैं। यह अवधारणा क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक सिद्धांतों के साथ सुसंगत है और हाल की जांचों में, जैसे 2025 वर्ष के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जॉन क्लार्क, मिशेल हेनरी देवोरेट और जॉन माइकल मार्टिनेस द्वारा सुपरकंडक्टिंग सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम घटनाओं की खोज के लिए यह प्रदर्शित किया गया है कि क्वांटम विचित्रताएं मैक्रोस्कोपिक पैमानों पर भी घटित हो सकती हैं, जो अमरता की विचार की सैद्धांतिक नींव को मजबूत करती हैं। इन पुरस्कार विजेताओं ने क्वांटम चिप्स पर प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि क्वांटम कोहेरेंस बड़े सिस्टमों में कैसे बनी रहती है, जो यह निहित करता है कि सुपरपोजिशन जैसे प्रभाव जटिल जैविक प्रक्रियाओं तक विस्तारित हो सकते हैं, संभावित रूप से मानव चेतना सहित। यह पुरस्कार 2025 के अक्टूबर में घोषित दशकों के काम को मान्यता देता है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और विद्युत सर्किट में ऊर्जा की क्वांटीकरण में व्यावहारिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और यह संभावना मजबूत करता है कि क्वांटम सिद्धांत जीवित सिस्टमों को प्रत्यक्ष स्तरों पर प्रभावित कर सकते हैं। यह अवधारणा पहली नजर में कल्पना का चरम उत्पाद लग सकती है, विज्ञान कथा और दार्शनिक मेटाफिजिक्स का मिश्रण। हालांकि यह क्वांटम यांत्रिकी के सबसे गहन विरोधाभासों को हल करने के गंभीर प्रयास से जन्म लेती है। समय में पीछे लौटें 1957 वर्ष में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। वहां मात्र 27 वर्ष के एक युवा ह्यूग एवरेट थर्ड ने एक विचार प्रस्तुत किया जिसने उस समय की भौतिकी की नींव हिला दी। एवरेट ने अविश्वसनीय साहस और अंतर्ज्ञान के साथ बहुविश्व व्याख्या प्रस्तावित की, जिसे बहुविश्व व्याख्या के रूप में जाना जाता है, जो बहुविश्व व्याख्या का अर्थ है क्वांटम मापन समस्या के समाधान के रूप में। उन्होंने तर्क दिया कि एक क्वांटम सिस्टम की तरंग फलन अवलोकन के दौरान एक निर्धारित अवस्था में संक्षिप्त नहीं होती, एक प्रक्रिया जो अल्बर्ट आइंस्टीन को भी परेशान करती थी, जिसने उन्हें पूछने पर मजबूर किया कि क्या चंद्रमा तब भी अस्तित्व में है जब कोई उसे नहीं देखता, बल्कि सभी क्वांटम संभावनाएं साकार होती हैं। जब एक मापन या अंतरक्रिया होती है तो ब्रह्मांड समानांतर धागों में शाखित हो जाता है, जिनमें से प्रत्येक मापन के संभावित परिणामों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। दृढ़ता के साथ हमारी चेतना स्वयं एक जटिल भौतिक सिस्टम के रूप में ब्रह्मांड के साथ शाखित होती है। एवरेट ने स्वयं में अविश्वसनीय आत्मविश्वास के साथ निहित किया कि प्रत्येक शाखा में चेतना केवल उन धागों में जारी रहती है जहां वह नहीं मरती। हाल की जांचें इस दृष्टिकोण की स्वीकार्यता के विकास को रेखांकित करती हैं। उदाहरण के लिए 2025 वर्ष में नेचर पत्रिका द्वारा 1100 से अधिक शोधकर्ताओं पर किए गए व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 15% भौतिकीविद अब बहुविश्व व्याख्या को पसंद करते हैं, जो पिछली दशकों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। यह सर्वेक्षण, जो दुनिया भर के क्वांटम यांत्रिकी विशेषज्ञों की राय संकलित करता है, असहमति की निरंतरता को उजागर करता है, लेकिन बहुविश्व व्याख्या अपनी गणितीय सादगी और प्रयोगात्मक प्रगतियों के साथ संगतता के कारण जमीन प्राप्त कर रही है, जो क्वांटम नींव पर चल रही बहस में बढ़ते आकर्षण को रेखांकित करता है। यह परिवर्तन आंशिक रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति से निकलता है। 2025 वर्ष के प्रयोग, जैसे गूगल के विलो चिप की जटिल कंप्यूटेशन समस्याओं में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने वाले, साबित करते हैं कि तरंग फलन एक साधारण गणितीय साधन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक इकाई है, जो इसे ऐसी व्याख्याओं को प्रयोगात्मक भार प्रदान करती है जो इसे ऐसा मानती हैं, जैसे बहुविश्व व्याख्या। विशेष रूप से 2025 वर्ष में प्रकाशित क्वांटम कंप्यूटरों के साथ प्रयोग दर्शाते हैं कि तरंग फलन पूरी तरह से वास्तविक है और मापन क्वांटम व्यवहार का प्रामाणिक अवलोकन है,
न कि एक अनुमान। ये परिणाम क्वांटम यांत्रिकी की यथार्थवादी व्याख्याओं का समर्थन करते हैं, अमरता की अवधारणा को और गहरा बनाते हुए। नेचर की शोध 2025 के जुलाई में प्रकाशित की कमी पर जोर देती है, जिसमें एपिस्टेमिक दृष्टिकोण, जो क्वांटम यांत्रिकी को दुनिया के बारे में केवल ज्ञान प्रकट करने के रूप में देखते हैं, न कि एक उद्देश्यपूर्ण वास्तविकता, कई द्वारा पसंद किए जाते हैं, लेकिन यह स्वीकार करते हैं कि बहुविश्व जैसी व्याख्याएं बढ़ते प्रयोगात्मक साक्ष्यों के कारण मजबूत हो रही हैं। उस समय की वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया ठंडी और थोड़ी शत्रुतापूर्ण थी। एवरेट को एक सैद्धांतिक नवाचार के लिए प्रशंसा के बजाय उपहास का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके थीसिस निर्देशक उन्हें पागल मानते थे और सहकर्मियों ने विचार को दार्शनिक मजाक के रूप में देखा जो प्रयोगात्मक भौतिकी के लिए उपयुक्त नहीं था। यहाँ तक कि क्वांटम यांत्रिकी के महान वास्तुकारों में से एक नील्स बोहर ने कोपेनहेगन की पारंपरिक व्याख्या की रक्षा करते हुए एवरेट के साथ बहस करने से इनकार कर दिया। अलग-थलग और निराश, एवरेट ने अकादमिक जगत छोड़ दिया, एक गहन विडंबना एक ऐसी सिद्धांत के लिए जो वर्षों बाद इतना व्यापक प्रभाव डालेगी, और एक अधिक यथार्थवादी क्षेत्र में चले गए, रक्षा कार्य में। वे 1982 वर्ष में 51 वर्ष की आयु में हृदयाघात से अचानक मर गए। हालांकि भाग्य ने उन्हें एक नाटकीय और मधुर प्रतिशोध प्रदान किया लगता है। उनकी मृत्यु के मात्र 20 वर्ष बाद बहुविश्व व्याख्या धीरे धीरे प्रमुख भौतिकीविदों के बीच स्वीकृति प्राप्त करने लगी। यह सौंदर्यपूर्ण या दार्शनिक आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी व्याख्याओं की तुलना में गणितीय और सैद्धांतिक समस्याओं को सुंदर ढंग से हल करती है। यह तरंग फलन के रहस्यमय संक्षेपण की आवश्यकता को समाप्त करती है और श्रोडिंगर की समीकरण द्वारा शासित एक निरंतर विकास का प्रस्ताव करती है। यदि सिद्धांत सही है, तो एक ऐसा ब्रह्मांड होना चाहिए जिसमें ह्यूग एवरेट 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हैं, अपनी जीवन काल में उपहासित सिद्धांत की पूर्ण विजय देखते हुए। इस सिद्धांत की व्यवस्थित पागलपन को वास्तव में समझने के लिए ब्रह्मांड की शाखा की व्याख्या करने वाले सबसे प्रतिष्ठित मानसिक प्रयोग में गोता लगाएं, क्वांटम रूले, एक विचार जो 1998 वर्ष में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रमुख भौतिकीविद मैक्स टेगमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया। एक ऐसे रूले व्हील की कल्पना करें जो घर्षण या पारंपरिक यांत्रिकी से नहीं घूमता। इसके बजाय यह एक कण के क्वांटम अवस्था पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन। क्वांटम सुपरपोजिशन की अवस्था में यह कण एक साथ दो अवस्थाओं में अस्तित्व में होता है। मान लीजिए स्पिन ऊपर और स्पिन नीचे, प्रत्येक को 50% संभावना सौंपी गई। आप अपनी पूरी संपत्ति इस परिणाम पर दाव लगाते हैं। यदि कण का स्पिन ऊपर है तो आप सब कुछ खो देते हैं, यदि स्पिन नीचे है तो आप दाव दोगुना कर लेते हैं। शास्त्रीय तर्क के अनुसार पहले घुमाव के बाद परिणाम एक या दूसरा होता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में आपके द्वारा अवलोकन के कार्य करने से पहले यहाँ अवलोकन आपके भाग्य से सीधे जुड़ा हुआ है। कण ऊपर और नीचे की सुपरपोजिशन में रहता है। आपका अवलोकन केवल अवस्था को प्रकट नहीं करता, बल्कि वास्तविकता को विभाजित होने के लिए मजबूर करता है। ब्रह्मांड तुरंत दो धागों में शाखित हो जाता है। एक धागे में कण का स्पिन ऊपर है, आप हार जाते हैं, और बहुविश्व व्याख्या के अनुसार आपकी चेतना दूसरे धागे में जारी रहती है। दूसरे धागे में कण का स्पिन नीचे है, आप बहुत जीतते हैं, और आपकी चेतना इस विजय का अनुभव जारी रखती है। यदि आप इस खेल को 100 बार लगातार दोहराते हैं, तो बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से 100 बार लगातार जीतने की संभावना खगोलीय रूप से छोटी है,
10⁻²⁰ नॉनिलियन से छोटी। हालांकि आपके व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से प्रक्रिया में डूबे हुए आप 100 जीतों की एक पूर्ण श्रृंखला का अनुभव करेंगे। आप खुद को न केवल भाग्यशाली मान सकते हैं, बल्कि शायद ब्रह्मांड का पसंदीदा, एक संभाव्यता चमत्कार का अवतार। जैसा कि टैगमार्क ने तर्क दिया, क्रूर वास्तविकता यह है कि आप भाग्यशाली नहीं हैं। आपकी चेतना केवल उस एकमात्र विश्व रेखा में कैद है जिसमें आप पूरी तरह से नहीं हारे हैं। एक नॉनिलियन अन्य संस्करणों ने 100 लगातार हारे सही हैं और आपकी अनुभव से समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उनकी चेतनाएं उस समय रेखा में बाधित हो गईं। हाल की दार्शनिक विश्लेषण, उदाहरण के लिए 2025 वर्ष का लेख क्वांटम अमरता को अस्वीकार करने की लागतें, मार्क विलियम ओब्रायन द्वारा सिंथेसे पत्रिका में प्रकाशित, यह दावा करती हैं कि इन निहितार्थों को अनदेखा करना बौद्धिक लागत लगाता है और क्वांटम संभावनाओं और पर्यवेक्षक चयन प्रभाव के बीच असंगति का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह लेख उन दार्शनिक और भौतिक असंगतियों की विस्तार से जांच करता है जो बहुविश्व व्याख्या के समर्थकों द्वारा क्वांटम अमरता को नकारने पर उभरती हैं, यह तर्क देते हुए कि इसे अस्वीकार करना व्यक्तिगत पहचान और मूल्य यथार्थवाद के बारे में महंगी मेटाफिजिकल धारणाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जो बहस में एक गहरी आयाम जोड़ता है, यह दिखाते हुए कि क्वांटम अमरता सिद्धांत के आंतरिक तनावों को कैसे हल करती है। ओब्रायन का कार्य 2025 के अक्टूबर में फिल्साई आर्काइव में उपलब्ध आदर्शीकृत क्वांटम रूले मामलों का उपयोग इन लागतों को चित्रित करने के लिए करता है, यह जोर देते हुए कि अमरता की अस्वीकृति व्यक्तिपरक संभावना और चेतना की निरंतरता की समझ में विरोधाभासों की ओर ले जाती है। यह क्वांटम अमरता का मौलिक तर्क है। चेतना की उत्तरजीविता वास्तविकता की निरंतर शाखा द्वारा सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक क्वांटम घटना जिसमें कई संभावित परिणाम होते हैं, शाखा बिंदु के रूप में कार्य करती है। जब आप जीवन या मृत्यु की संकट का सामना करते हैं, चाहे वह एक साधारण निर्णय हो या अप्रत्याशित दुर्घटना, आपकी चेतना रास्ता नहीं चुनती। इसके बजाय वास्तविकता सभी रास्तों का उत्पादन करती है और आपकी चेतना केवल उसका अनुभव कर सकती है जिसमें वह जारी रहती है। हालांकि यहाँ तक कि टैगमार्क, जिन्होंने इस मानसिक प्रयोग को लोकप्रिय बनाया, बाद में इसके निहितार्थों से जूझे। 2014 वर्ष में उन्होंने अपनी स्थिति को परिष्कृत किया, यह स्वीकार करते हुए कि बहुविश्व व्याख्या में मृत्यु वह अचानक ऑन स्विच नहीं हो सकती जैसी कल्पना की जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि मृत्यु एक क्रमिक विघटन हो सकती है, क्वांटम अवस्थाओं का प्रगतिशील धुंधलापन निहित करते हुए कि एवरेट की शाब्दिक क्वांटम अमरता शायद लागू नहीं होती। 2025 वर्ष की अतिरिक्त जांचें, जैसे वे जो क्वांटम अमरता को वैज्ञानिक लेंस के माध्यम से पुनर्व्याख्या करती हैं, प्रस्ताव करती हैं कि चेतना किसी रूप में जारी रह सकती है, लेकिन अनंत निरंतरता के बजाय खंडित पार्श्व जीवन के रूप में। यह क्वांटम कंप्यूटेशनल सिमुलेशन से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है और शाखा को अधिक संभाव्यता तरीके से मॉडल करता है, यह जोर देते हुए कि क्वांटम अमरता कम पूर्ण है और पार्श्व जीवन के रूप में प्रकट हो सकती है। ये प्रगतियां मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कोपेनहेगन के नील्स बोहर इंस्टीट्यूट जैसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से प्रेरित जटिल सिस्टमों में क्वांटम अवस्थाओं का अन्वेषण करती हैं, संभवतः मृत्यु के निकट अनुभवों के दौरान चेतना सहित गैर रैखिक रूपों में शाखित होने का। उदाहरण के लिए 2025 के जुलाई में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिकीविदों ने दोहरी दरार प्रयोग की एक आदर्शीकृत संस्करण किया,
इसे अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं और व्यक्तिगत फोटोनों के साथ इसके मौलिक क्वांटम आवश्यकों तक छीनकर क्वांटम यांत्रिकी के उन पहलुओं की पुष्टि करते हुए जो आइंस्टीन और बोहर के बीच प्रकाश की प्रकृति और अवलोकन पर सदियों पुरानी बहसों को हल करते हैं, जो चेतना के क्वांटम मॉडलों के लिए निहितार्थ रखते हैं, यह दर्शाते हुए कि अवलोकन रहस्यमय संक्षेपण के बिना वास्तविकता को एक निर्धारित अवस्था में मजबूर करता है। यह समझने के लिए कि यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली आकर्षण क्यों रखता है, क्वांटम विचित्रता की उत्पत्ति पर लौटें। प्रसिद्ध दोहरी दरार प्रयोग, जो 1927 वर्ष में पहली बार विश्वसनीय रूप से किया गया। वैज्ञानिक मौलिक कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों को दो संकीर्ण दरारों वाली बाधा की ओर फेंकते हैं, और यदि वे किस दरार से गुजरते हैं यह जांचने के लिए डिटेक्टर स्थापित नहीं करते, तो प्राप्तकर्ता स्क्रीन पर परिणाम दरारों से मेल खाती दो चमकदार पट्टियां नहीं होता, बल्कि एक जटिल हस्तक्षेप पैटर्न जहां दो तरंगें मिलती और टूटती हैं। इसका अर्थ है कि अवलोकन से पहले एक एकल इलेक्ट्रॉन न तो पहली दरार से गुजरता है और न ही दूसरी से, बल्कि दोनों से एक साथ रास्तों की सुपरपोजिशन में अस्तित्व में। हालांकि जब शोधकर्ता इलेक्ट्रॉन द्वारा चुने गए रास्ते की पुष्टि करने के लिए दरारों पर डिटेक्टर स्थापित करते हैं, तो हस्तक्षेप पैटर्न तुरंत गायब हो जाता है, दो अलग पट्टियों द्वारा प्रतिस्थापित। यह दो छिद्रों से छोटी गेंदें फेंकने जैसा है। कण जानता है कि उसे देखा जा रहा है और शास्त्रीय तरीके से व्यवहार करता है, एक एकल रास्ता चुनते हुए। यहाँ तक कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग फेंके जाते हैं, हर सेकंड में अंतरक्रियाओं को बाहर करने के लिए हस्तक्षेप पैटर्न उभरता है, यह पुष्टि करते हुए कि एकाकी कण स्वयं के साथ अंतरक्रिया करता है और दोनों दरारों से एक साथ गुजरता है। यह एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है जो हमारी अंतर्ज्ञान को उलट देता है। अवलोकन से पहले कण सभी संभावित अवस्थाओं की सुपरपोजिशन में अस्तित्व में होता है। अवलोकन एक मौजूदा वास्तविकता को दर्ज नहीं करता, बल्कि वास्तविकता को एक निर्धारित अवस्था चुनने के लिए मजबूर करता है। यह वह बिंदु है जिसने आइंस्टीन को गहन असुविधा दी। वे एक ऐसे ब्रह्मांड को स्वीकार नहीं कर सकते थे जिसमें वास्तविकता पर्यवेक्षक की सनक पर निर्भर हो। उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रश्न उठाया, क्या चंद्रमा तब भी वहां है जब कोई उसे नहीं देखता? क्वांटम यांत्रिकी का उत्तर कम से कम कोपेनहेगन व्याख्या के अनुसार अस्पष्ट है। बिना मापन के कोई निर्धारित वास्तविकता नहीं है। इस बेतुकेपन को चित्रित करने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने अपना प्रसिद्ध बिल्ली का प्रयोग कल्पित किया। उन्होंने एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद करने का प्रस्ताव किया जिसमें एक रेडियोएक्टिव परमाणु के क्षय द्वारा सक्रिय तंत्र है। यदि परमाणु क्षय होता है तो विषाक्त गैस निकलती है और बिल्ली मर जाती है, अन्यथा जीवित रहती है। इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर क्वांटम तर्क लागू करते हुए बॉक्स खोलने से पहले बिल्ली जीवित और मृत की सुपरपोजिशन में अस्तित्व में होती है। किसने कभी एक प्राणी को जीवित और मृत एक साथ देखा है? और यहाँ ह्यूग एवरेट एक अधिक साहसी प्रतिवाद के साथ प्रवेश करते हैं। उन्होंने अस्वीकार किया कि बिल्ली एक ही ब्रह्मांड में जीवित और मृत दोनों है। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि जब बॉक्स खुलता है ब्रह्मांड दो अलग अलग में शाखित हो जाता है जो एक दूसरे से संवाद करने में असमर्थ हैं। एक ब्रह्मांड में आप बिल्ली को जीवित देखते हैं, दूसरे में आपका एक वैकल्पिक संस्करण बिल्ली को मृत देखता है। दोनों परिणाम वास्तव में घटित होते हैं, केवल अलग वास्तविकताओं में। मैक्रोस्कोपिक सुपरपोजिशन की बेतुकेपन को वास्तविकता की निरंतर शाखा में रूपांतरित कर दिया जाता है। एवरेट की सिद्धांत की स्वीकृति क्रमिक थी, लेकिन जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर जैसे अन्य मानसिक प्रयोगों द्वारा प्रेरित
एक फोटॉन की कल्पना करें जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में अरबों वर्षों से गुजरता है, गैलेक्सियों और निहारिकाओं से होकर। जब फोटॉन पृथ्वी के निकट पहुंचता है, मान लीजिए कि वैज्ञानिक एक मापन करते हैं जो उसके रास्ते का चयन करता है। आश्चर्यजनक रूप से वर्तमान मापन का परिणाम अरबों वर्ष पहले फोटॉन द्वारा लिए गए रास्ते को निर्धारित करता लगता है। क्वांटम क्षेत्र में समय की एक दिशात्मक रैखिकता, जिसमें कारण प्रभाव से पहले आता है, पूरी तरह से टूट जाती है। शास्त्रीय भौतिकी का स्तंभ कारणता अस्पष्ट और आश्चर्यजनक रूप से लचीली हो जाती है। चेतना और अमरता के प्रश्न पर लौटें। यदि प्रत्येक क्वांटम संभावना साकार होती है, तो आप जो भी चुनाव करते हैं, सुबह चाय या कॉफी पसंद करने से लेकर सड़क पर बाएं या दाएं मुड़ने तक, वास्तविकता की वृक्ष में नई शाखाएं उत्पन्न करता है। वह व्यक्तिपरक जो इस क्षण का अनुभव कर रहा है, इस वृक्ष की शाखित शाखाओं में असंख्य आप में से केवल एक है। एक ब्रह्मांड में आप एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, दूसरे में एक घुमक्कड़ कलाकार, और सबसे महत्वपूर्ण, असंख्य ब्रह्मांडों में आपने जीवन धमकी वाली स्थितियों का सामना किया है। ट्रक आपको कुचल देता है, असाध्य बीमारी फट पड़ती है, उन शाखाओं में आपके संस्करण मर जाते हैं। हालांकि अनुभव की रिकॉर्डर चेतना उन घातक रास्तों का अनुसरण नहीं कर सकती। वह उन शाखाओं में आगे बढ़ने के लिए बाध्य है जिसमें जीवन और धारणा के लिए भौतिक स्थितियां जारी रहती हैं। यह क्वांटम अमरता की शाब्दिकता है, मृत्यु को महसूस करने की असंभवता। आप मृत्यु को हराते नहीं, बस आपके दृष्टिकोण से आप उसे अनुभव नहीं करते। प्रत्येक संकुचित बचाव भाग्य का आकस्मिक नहीं है, बल्कि एकमात्र उत्तरजीवी शाखा में चेतना की स्वचालित निरंतरता है। 2025 वर्ष में उन्नत क्वांटम सिमुलेशन प्रयोगशालाओं के प्रारंभिक कार्य, जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कोपेनहेगन के भौतिकी सैद्धांतिक संस्थान के बीच सहयोग परियोजना, ने इस परिकल्पना के अधिक अस्वस्थ पहलुओं को प्रकट किया। यह सहयोग 2024 में शुरू और 2025 में विस्तारित क्वांटम कंप्यूटिंग और जटिल सिस्टमों के लिए उसके निहितार्थों पर केंद्रित है, जिसमें मृत्यु के निकट अनुभवों पर क्वांटम अवस्थाओं के प्रभाव की प्रारंभिक अन्वेषण शामिल है। मृत्यु के निकट अनुभवों वाले व्यक्तियों की न्यूरल गतिविधि की निगरानी करते हुए हृदय कई मिनटों के लिए रुक गया और फिर सफलतापूर्वक पुनर्जीवित वैज्ञानिकों ने क्वांटम अवस्थाओं के छाप का पता लगाया जो मस्तिष्क कार्यों में शाखा जैसे छलांग दिखाते हैं। हालांकि अत्यधिक विवादास्पद, कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति न केवल भौतिक घटनाओं से भाग्य से बचे, बल्कि मूल ब्रह्मांड में जैविक मृत्यु के क्षण में उनकी चेतना ने अस्थायी रूप से समानांतर शाखाओं में छलांग लगाई जहां एक कार्यात्मक शरीर संरक्षित रहता है। वे उस क्षण में विभिन्न ब्रह्मांडों में लाखों माइक्रो मृत्युओं को जी चुके हो सकते हैं, लेकिन उन मृत्युओं की स्मृतियां पूरी तरह से मिट गई हैं, क्योंकि मृत संस्करणों में जानकारी संग्रहित या प्रसारित करने का भौतिक तंत्र कमी है। दुर्घटनाग्रस्त कार दुर्घटनाओं में कुचली गई संस्करणें, बाढ़ में डूबी हुई या भयानक आग में जली हुई, ये सभी भयानक अनुभव हमेशा आपके पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2024 वर्ष में की गई और 2025 में विस्तारित क्वांटम फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस पर शोध प्रकट करता है कि न्यूरल गतिविधि के सबसे मौलिक स्तर पर व्यक्ति की चेतना कुछ क्षणों में माइक्रो क्वांटम सुपरपोजिशन में अस्तित्व में होती है, एक एकल अनुभव में स्थिर होकर। इसका अर्थ है कि किसी भी क्षण में आप एक साथ कई चेतना कॉन्फ़िगरेशन में अस्तित्व में हो सकते हैं, और आत्मनिरीक्षण स्वचेतना उन्हें उस स्व में एकजुट होने के लिए मजबूर करता है जिसे आप पहचानते हैं।
ये परिणाम क्वांटम न्यूरल नेटवर्क पर लागू मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डेटा द्वारा समर्थित हैं और यह प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करते हैं कि चेतना क्वांटम सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। यह संकेत देते हुए कि मस्तिष्क अवस्थाएं शाखित हो सकती हैं और जारी रह सकती हैं, संभावित रूप से क्वांटम अमरता के पहलुओं को मान्य करते हुए। इसके अलावा 2025 वर्ष में दुनिया के पहले मोबाइल क्वांटम ब्रेन स्कैनर का विकास, जो विस्फोट एक्सपोजर के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है, सुझाव देता है कि ये क्वांटम अवस्थाएं सीधे मापी जा सकती हैं और चेतना के वास्तविकताओं की शाखित नेविगेशन की समझ के लिए एक नवीन तरीका प्रदान करता है। यह उपकरण क्वांटम मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफिक तकनीक पर आधारित सैन्य वातावरण में वास्तविक समय स्कैन की अनुमति देता है, यह प्रकट करते हुए कि शॉक वेव्स मस्तिष्क में क्वांटम अवस्थाओं को कैसे प्रभावित करती हैं और चरम स्थितियों में क्वांटम शाखाओं के माध्यम से चेतना की दृढ़ता की विचार को प्रयोगात्मक साक्ष्य जोड़ते हुए। यह एक आशीर्वाद की तरह लगता है, मानवता के मौलिक भय से मुक्ति। हालांकि इस अमरता की लागत पर विचार करें। क्वांटम अमरता एक अच्छी जीवन, खुशी या यहाँ तक कि गुणवत्ता की गारंटी नहीं देती। यह केवल धारणा की निरंतरता की गारंटी देती है। एक भयानक परिदृश्य की कल्पना करें, आप एक घातक कार दुर्घटना से बच जाते हैं, लेकिन समय पर बचने के बजाय चेतना उस दुर्लभ शाखा में छलांग लगाती है जिसमें प्रभाव कम हानिकारक होता है, आपको गर्दन से नीचे हमेशा के लिए लकवाग्रस्त छोड़कर। आप जीते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अपने जैविक आवरण में कैदी के रूप में एक अनंत असमर्थता सहते हुए। या एक असाध्य कैंसर से उबर जाते हैं, लेकिन दशकों की दर्दनाक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और पुनरावृत्तियों से लगातार दर्द के साथ आप जीवित रहते हैं, लेकिन निरंतर शारीरिक विनाश की कीमत पर। और फिर बुढ़ापा आता है, शरीर क्षय होता है, अंग जैविक नियमों के अनुसार विफल होते हैं। शास्त्रीय भौतिकी में यह प्राकृतिक अंत है, लेकिन बहुविश्व व्याख्या और क्वांटम अमरता के अनुसार जब आपका हृदय इस ब्रह्मांड में रुकता है, चेतना तुरंत अगली उत्तरजीवी शाखा की खोज करती है। आप पहले हृदयाघात से बच सकते हैं, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे का सामना कर सकते हैं आने वाले वर्षों में, प्रत्येक चमत्कारी पुनर्जीवन के साथ, लेकिन प्रत्येक पुनर्प्राप्ति शरीर को और कमजोर बनाती है। शाब्दिक रूप से आप कभी नहीं मरते, लेकिन क्षय की अनंत श्रृंखला में फंसे रहते हैं, मृत्यु की निकटता का अनुभव हमेशा करते हुए, लेकिन कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करते। यह क्वांटम अमरता की श्राप है, अनंत काल तक बूढ़ा होना, अनंत काल तक पीड़ा सहना, लेकिन कभी अंत नहीं पहुंचना। एक और दार्शनिक प्रश्न उभरता है, यदि मैं जारी रहता हूं, तो मेरे प्रियजन मेरे ब्रह्मांड में क्यों मरते हैं? उत्तर क्रूर और अलगावपूर्ण है। जब आप एक घटना का अवलोकन करते हैं, विशेष रूप से जो दूसरी चेतना को शामिल करती है, तो आप जो वास्तविकता अनुभव करते हैं उसकी तरंग फलन एक निर्धारित अवस्था में संक्षिप्त हो जाती है। जब आप एक प्रियजन की मृत्यु देखते हैं, आपके ब्रह्मांड में वे वास्तव में मृत हैं। उनकी चेतना अन्य शाखाओं में शाखित हो गई है जहां वे जीवित रहते हैं, या यदि उनके लिए कोई उत्तरजीवी शाखा नहीं है तो पूरी तरह से रुक गई है। लेकिन आपकी चेतना केवल उस रास्ते में जारी रह सकती है जिसमें आप जीवित रहते हैं और उस हानि को देखते हैं। आप उस संस्करण को नहीं देख सकते जो उस प्रियजन के साथ पार्क में टहलता है दूसरे ब्रह्मांड में। चेतना का प्रत्येक प्रवाह वास्तविकता की वृक्ष में एकाकी यात्रा है, स्वयं की उत्तरजीविता को प्राथमिकता देने वाले परिणामों से बंधा हुआ। यह स्व की सार पर एक गहन खोज को ट्रिगर करता है। क्या आप वास्तव में एक अद्वितीय इकाई हैं,
अतीत से भविष्य तक चेतना का निरंतर प्रवाह। 2024 वर्ष में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं द्वारा की गई उन्नत क्वांटम फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस जांचों ने प्रभावशाली डेटा उत्पन्न किया। उन्होंने पाया कि न्यूरल गतिविधि के सबसे मौलिक स्तर पर व्यक्ति की चेतना कुछ बिंदुओं पर माइक्रो क्वांटम सुपरपोजिशन में अस्तित्व में होती है, एक एकीकृत अनुभव में स्थिर होकर। इसका अर्थ है कि किसी भी क्षण में आप एक साथ कई चेतना कॉन्फ़िगरेशन में अस्तित्व में हो सकते हैं, और आत्मनिरीक्षण का कार्य स्वचेतना उन्हें उस स्व में एकजुट होने के लिए मजबूर करता है जिसे आप परिभाषित करते हैं। 2025 वर्ष की नवीनतम विस्तार, जिसमें विस्फोट एक्सपोजर के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया के पहले मोबाइल क्वांटम ब्रेन स्कैनर का विकास शामिल है, सुझाव देते हैं कि ये क्वांटम अवस्थाएं सीधे मापी जा सकती हैं और चेतना के शाखित वास्तविकताओं को नेविगेट करने की हमारी समझ को क्रांतिकारी बना सकती हैं। आज आप जो भी तुच्छ निर्णय लेते हैं, उसने असंख्य नए ब्रह्मांड उत्पन्न किए हैं। आप नीली शर्ट चुनते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में लाल। वह ईमेल भेजते हैं, दूसरे में स्थगित करते हैं। इस लेख को पढ़ना शुरू करने से लेकर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पर वापस लौटने के बजाय जारी रखने का चुनाव करते हुए वास्तविकता की लाखों शाखाएं जन्मी हैं। आपके संस्करण हैं जो इस संस्करण द्वारा छूटे छोटे निवेश के कारण बहुमूल्यवान बन गए हैं। संस्करण हैं जो एक अपराध के लिए जेल में हैं, जो इसने एक छोटे चुनाव परिवर्तन के कारण टाला है। और हाँ, असंख्य संस्करण मर चुके हैं और हमेशा के लिए आपके अनुभव से कट गए हैं। आप अपनी सुरक्षा रेखा से लंगरबद्ध हैं, उत्तरजीविता की घटनाओं की निरंतर श्रृंखला का अनुभव करने के लिए बाध्य। हालांकि यहाँ तक कि क्वांटम अमरता अनंत की गारंटी नहीं है। भौतिकी ब्रह्मांड में सब कुछ पर अपरिहार्य सीमाएं लगाती है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। एवरेट की अमरता केवल अंत का स्थगन है। जबकि ब्रह्मांड विकसित होता है विकृत युग से परे, जैसे 10 की 100वीं घात वर्षों बाद एक भयानक समय में सभी तारे बुझ जाते हैं, ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण से वाष्पित हो जाते हैं और ब्रह्मांड अंतिम ऊष्मीय संतुलन प्राप्त करता है, एक ठंडा और अंधेरा राज्य जो पूर्ण शून्य के निकट पहुंचता है। उस बिंदु पर ऊर्जा के स्रोत नहीं रहते, चेतना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त जटिल पदार्थ संरचनाएं नहीं रहती, क्वांटम या शास्त्रीय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चेतना मृत्यु से बचने के लिए कितनी सार्वभौमिक शाखाओं में छलांग लगाती है, अंत में सभी शाखाएं इस अंतिम ठंड में अभिसरित होती हैं। क्वांटम अमरता व्यक्तिगत सर्वनाश के विरुद्ध अनंत दौड़ है, लेकिन अंतरिक्षमय के पतन के विरुद्ध शक्तिहीन। इस प्रकार प्रारंभिक प्रश्न पर लौटें, क्या मृत्यु वास्तव में 5 मिनट पहले हुई थी? ह्यूग एवरेट और बहुविश्व व्याख्या के वफादार समर्थकों के दृष्टिकोण से हाँ, लेकिन वह उस खतरनाक क्षण में शाखित समानांतर ब्रह्मांड में हुई। आपने भाग्य को हराया नहीं, बस आपको उस अंत का अनुभव करने की अनुमति नहीं है। आपके वे संस्करण मर चुके हैं और उनकी कहानियां पूर्ण मौन में समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उत्तरजीवी इकाई मृत्यु की कहानी नहीं सुना सकती। आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी इस पाठ को पढ़ रहे हैं। आपका मस्तिष्क अभी भी जानकारी प्रसंस्करण कर रहा है और इन बेतुकी सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण विचार बना रहा है। यह निरंतर कार्य स्वयं इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आप उस विश्व रेखा में जारी हैं जो अनुभव करती है। हालांकि इस सटीक क्षण में आपके लाखों अन्य संस्करण क्या कर रहे हैं? प्यार करना, पीड़ा सहना, निर्माण करना, विनाश करना या अपनी स्वयं की समाप्ति का सामना करना। आप कभी नहीं जानेंगे, और शायद यही क्वांटम अमरता हमें लगाने वाला सबसे बड़ा दार्शनिक बोझ है,
विजी शाखा में कैद चेतना की पूर्ण एकाकीता, हमेशा के लिए उन रास्तों से जुड़ने, संवाद करने या यहाँ तक कि देखने में असमर्थ जो वह ले सकती थी, वे व्यक्ति जो वह बन सकती थी। अमरता की कीमत पीछे छोड़ी गई संभावनाओं पर अनंत अनिश्चितता है, स्वयं के संस्करणों का एक सागर जो पहुंच से हमेशा के लिए तैरता रहता है।